शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त द्वारा लिखित लघु निबंध जो व्यंग्य निबंध हैं और स्वगत व्यंग्य के अंतर्गत आते हैं। इसमें सर्वप्रथम चिट्ठा है बनाम लॉर्ड कर्जन। बाल मुकुंद जी शिव शंभू शर्मा के नाम से इस चिट्ठी को लिखते हैं और कहते हैं, माय लॉर्ड, लड़कपन में इस बूढ़े भंगड़ को बुलबुल का बड़ा चाव था। भंगड़ जो भांग के नशे में रहता था। गांव में कितने ही शौकीन बुलबुलबाज थे। वह बुलबुले पकड़ते थे, पालते थे और लड़ाते थे। बालक शिव शंभू शर्मा बुलबुले लड़ाने का चाव नहीं रखता था। केवल एक बुलबुल को हाथ पर बिठाकर ही प्रसन्न होना चाहता था। वो जो किशोर व शिव शंभू था, उसकी केवल एक इच्छा थी कि एक बुलबुल उसके पास भी हो और वो उसे अपने हाथ पर बिठाए। इससे ही वो आनंदित होना चाहता था। पर ब्राह्मण कुमार को बुलबुल कैसे मिले? लेकिन जो शिव शंभू शर्मा था, जो ब्राह्मण जाति का था, वो बालक इस असमंजस में ही रहता था कि उसे बुलबुल कैसे मिल पाएगी। पिता को यह भय था कि बालक को बुलबुल दी तो वह मार देगा, हत्या होगी। बालक में ऐसे ही कुछ उत्तेजना पाई जाती है कि उसके प्रति शिव शंभू के जो पिता थे वो यह निश्चित नहीं हो पाते थे कि यदि मैंने इसको ये बुलबुल दी तो कहीं यह अपनी उत्सुकता में ही उसको नुकसान ना पहुंचा दे, उसे मार ना दे। ये क्या होगा? ये एक ब्राह्मण होने के नाते बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। अथवा उसके हाथ से बिल्ली छीन लेगी तो पाप होगा। और यदि उसने हाथ पर बिठाई और बिल्ली ने झपट्टा मार के उसको छीन कर ले गई, तब भी यह पाप किस पर चढ़ेगा? उस बालक शिव शंभू पर चढ़ जाएगा। बहुत अनुरोध से पिता ने किसी मित्र की बुलबुल किसी दिन ला भी दी तो वह 1 घंटे से अधिक नहीं रहने पाती थी, वह भी पिता की निगरानी में। पिता अकेले उस पर वो बुलबुल नहीं छोड़ते थे। सराय के भटियारे बुलबुलें पकड़ा करते थे। गांव के लड़के उनसे 2-2, 3-3 पैसे में खरीद लाते थे। पर बालक शिव शंभू तो ऐसा नहीं कर सकता था। पिता की आज्ञा बिना वे बुलबुल कैसे लावे और कहाँ रखे? उधर मन में अपार इच्छा थी कि बुलबुल जरूर हाथ पर हो। इसी से जंगल में उड़ती बुलबुल को देखकर जी फड़क उठता था। जी फड़क उठना मुहावरेदार भाषा का प्रयोग है, अर्थात जो मन में जो इच्छा है वो और भी ज़्यादा तीव्र हो जाती थी। बुलबुल की बोली सुनकर आनंद से हृदय नृत्य करने लगता था। आनंद से नृत्य करना अर्थात अत्यधिक प्रसन्न हो जाना। कैसी कैसी कल्पनाएं हृदय में उठती थी। उन सब बातों का अनुभव दूसरों को नहीं हो सकता कि जो उसके हृदय में जो भाव उठते थे वो आवश्यक नहीं कि बुलबुल को देखकर अन्य किसी के हृदय में भी उठते हों। दूसरों को क्या होगा? आज यह वही शिव शंभू है, स्वयं इसी को उस बाल काल के अनिर्वचनीय चाव और आनंद का अनुभव नहीं हो सकता। अनिर्वचनीय जिसका वर्णन शब्दों में ना किया जा सके। तो कहते हैं कि किसी अन्य को क्या, केवल जो शिव शंभू जो अब बड़ा हो चुका है उसे भी वो जो बालपन में उसे बुलबुल को देखकर जो आनंद मिलता था, उसकी बोली सुनकर जो मन आनंद से नाचने लगता था, आज वे भाव उसके हृदय में नहीं उठते हैं। बुलबुले पकड़ने की नाना प्रकार की कल्पनाएं मन ही मन में करता हुआ बालक शिव शंभू सो गया। और जब उसको बुलबुल नहीं मिली तो वो जब उसको ये सब सोचते सोचते नींद आ गई। उसने देखा कि संसार बुलबुलमय है। सारे गांव में बुलबुलें उड़ रही हैं। अपने घर के सामने खेलने का जो मैदान है उसमें सैकड़ों बुलबुलें उड़ती फिरती हैं। फिर वह सब ऊंची नहीं उड़ती, बहुत नीची नीची उड़ती हैं। उनके बैठने के अड्डे भी नीचे नीचे हैं। वह कभी उड़कर इधर जाती हैं और कभी उधर, कभी यहाँ बैठती हैं और कभी वहाँ, कभी स्वयं उड़कर बालक शिव शंभू के हाथ की उंगलियों पर आ बैठती हैं। शिव शंभू आनंद में मस्त होकर इधर उधर दौड़ रहा है। उसके 2-3 साथी भी उसी प्रकार बुलबुलें पकड़ते और छोड़ते इधर उधर कूदते फिरते हैं। ये सब क्या है? स्वप्न में देख रहा है। जो वो कल्पनाएं करता था बुलबुल को लेकर, वो सब उसको स्वप्न में साकार हुई दिख रही हैं। आज शिव शंभू की मनोवांछा पूरी हुई। उसकी मन की जो इच्छा थी
वो पूरी हो गई है। उसको स्वप्न में ऐसा लग रहा है जैसे यथार्थ में ही यह घटित हो रहा है। आज उसे बुलबुलों की कमी नहीं है। आज उसके खेलने का मैदान बुलबुलिस्तान बन रहा है कि वो जहाँ खेलता है वहाँ पर बुलबुले ही बुलबुले चिड़िया आ गई हैं। आज शिव शंभू बुलबुलों का राजा ही नहीं महाराजा है। आनंद का सिलसिला यहीं नहीं टूट गया। शिव शंभू ने देखा कि सामने एक सुंदर बाग है, वहीं से सब बुलबुलें उड़कर आती हैं। बालक कूदता हुआ दौड़कर उसमें पहुंचा। देखा सोने के पेड़ पत्ते और सोने ही के नाना रंग के फूल हैं। उन पर सोने की बुलबुलें बैठी गाती हैं और उड़ती फिरती हैं। वहीं एक सोने का महल है, उस पर सैकड़ों सुनहरे कलश हैं, उस पर भी बुलबुलें बैठी हैं। बालक 2-3 साथियों सहित महल पर चढ़ गया। उस समय वह सोने का बगीचा, सोने के महल और बुलबुलों सहित एक बार उड़ा। सब कुछ आनंद से उड़ता था। बालक शिव शंभू भी दूसरे बालकों सहित उड़ रहा था, पर यह आमोद बहुत देर तक सुखदायी न हुआ। बुलबुलों का ख्याल अब बालक के मस्तिष्क से हटने लगा। उसने सोचा है, मैं कहाँ उड़ा जाता हूँ, माता पिता कहाँ, मेरा घर कहाँ। कहता है बाल मनोविज्ञान है कि जब उसको इच्छा पूरी हो गई बुलबुलों की और वो उनके साथ उड़कर जाने लगा, तब क्या हुआ, उसे अपने माता पिता की याद सताने लगी और इस विचार के आते ही सुख स्वप्न भंग हो गया। और यह सोचते ही कि मेरे माता पिता कहाँ हैं, उसका वह जो स्वप्न देख रहा था कि बुलबुले ही बुलबुले हैं, वो उसका स्वप्न जो है वो खुल गया, भंग हो गया। बालक कुल बुलाकर उठ बैठा। और बालक क्या है, बालक बहुत ही अकुलाता हुआ कि अचानक नींद टूट गई और इतना सुख स्वप्न देख रहा था जिसकी कल्पना करता था वो मानो यथार्थ में ही उसे मिल गया था। देखा और कुछ नहीं, अपना ही घर और अपनी ही चारपाई है, मनोराज्य समाप्त हो गया। और जब नींद खुल गई तब ये सब जो कल्पनाएं थी, जो स्वप्न था, वो सब दिख गया कि ये सब क्या था, मिथ्या था, झूठ था। और यथार्थ में क्या है, यथार्थ में उसका अपना ही घर है और उस चारपाई है जिस पर वह सोया हुआ था। और ये जो मन का राज्य था, जो स्वप्न में वो उसके मन की इच्छाएं जो उसको पूर्ण होती हुई दिख रही थी, वह सब समाप्त हो गई। अब ये बाल मुकुंद गुप्त ने ये जो वर्णन किया, ये कैसा है, ये लाक्षणिक शैली में किया गया है। कहने का उद्देश्य कहीं और है। उसे शिव शंभू के स्वप्न के माध्यम से प्रकट किया है। यहाँ कैसी शैली है, लाक्षणिक शैली है। आगे कहते हैं, वो उद्बोधन करते हैं किसका, माय लॉर्ड। यहाँ माय लॉर्ड कौन है, लॉर्ड कर्जन। आपने माय लॉर्ड जब से भारतवर्ष में पधारे हैं बुलबुलों का स्वप्न ही देखा है या सचमुच कोई करने के योग्य काम भी किया है। अब वो कहते हैं कि माय लॉर्ड, लॉर्ड कर्जन, आपको जो 5 वर्ष की समयावधि दी गई थी वायसराय के रूप में, वो भारत की जो जनता है उसके कल्याणकारी कार्य करने के लिए आपको प्रदान की गई थी। लेकिन आपने यहाँ आकर क्या किया है, जैसे बालक शिव शंभू स्वप्न देखता है कि बुलबुले ही बुलबुले उसे मिल रही हैं, ऐसे ही आप कैसे हैं, आप अपने ही जो कल्पनाएं हैं, अपनी जो मन की इच्छाएं हैं, उनको ही पूरा करने में लगे हुए हैं। भारत की जो जनता की दुर्दशा हो रही है उसकी ओर आपने कोई ध्यान नहीं दिया, खाली अपना ही ख्याल पूरा किया या यहाँ की प्रजा के लिए भी कुछ कर्तव्य पालन किया। प्रश्न करते हैं कि आपने अपने ही मन की जो कार्य थे उन्हें ही पूरा किया अथवा जो जनता के हित के कार्य थे उनमें से भी आपने कोई कार्य किया है। एक बार यह बातें बड़ी धीरता से मन में विचारिए कि बहुत धैर्य के साथ इन सबको विचार कीजिए। आपकी भारत में स्थिति की अवधि के 5 वर्ष पूरे हो गए। अब यदि आप कुछ दिन रहेंगे तो सूद में मूलधन समाप्त हो चुका। कि ये क्या था, 5 वर्ष जो थे वो मूलधन के समान थे। और अब जो आप कुछ दिन बाद विदा हो जाएंगे, जब तक आपको यहाँ पर दूसरे जो वायसराय नियुक्त होंगे उनके अंत तक जब आप रहेंगे तो वो कैसा है, मानो मूलधन पर ब्याज के समान है। हिसाब कीजिए, नुमाइशी कामों के सिवा काम की बात आप कौन सी कर चले हैं। शिव शंभू लॉर्ड कर्जन को कहते हैं कि आप विचार कीजिए कि आपने जो 5 वर्ष भारत के वायसराय के रूप में व्यतीत किए, तब क्या आपने एक भी ऐसा कार्य किया जो आपका कर्तव्य ठहरता। आपने क्या किया, आपने केवल नुमाइशी काम किए। नुमाइशी जो दिखावे के हैं, जिन्हें आप शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, लेकिन उनसे जनता की कोई भलाई
नहीं हुई है। और भड़कबाजी के सिवा ड्यूटी और कर्तव्य की ओर आपका इस देश में आकर कब ध्यान रहा? इस बार के बजट की वक्रता ही आपके कर्तव्य काल की अंतिम वक्रता थी कि आपने जो भाषण दिया, वो जो इस बार बजट में आपने भाषण दिया, वो आपका जो कर्तव्य काल था, जो आपको 5 साल दिए गए थे, उसमें अंतिम बार आपने भाषण दिया। जरा उसे पढ़ तो जाइए, फिर उसमें आपकी 5 साल की किस अच्छी करतूत का वर्णन है, कि वो अगर आप पढ़ें तो वो स्पष्ट हो जाएगा कि आपने 5 साल में भारत की जो जनता है उसके प्रति जो आपका कर्तव्य था उसका आपने पालन नहीं किया है। आप तो जाइए, फिर उसमें आपकी 5 साल की किस अच्छी करतूत का वर्णन है। आप बारंबार अपने 2 अति तुम तराक से भरे कामों का वर्णन करते हैं, एक विक्टोरिया मेमोरियल हॉल और दूसरा दिल्ली दरबार। वो कहते हैं कि आप अति तुम तराक से भरे, अर्थात बहुत बढ़ चढ़कर आप अपने काम को बतलाते हैं कि आपने 2 बहुत महान कार्य किए हैं, एक विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की नींव रखी है और दूसरा दिल्ली दरबार आपने लगाया है। पर जरा विचारिए तो यह दोनों काम शो हुए, ये ड्यूटी, कि यदि आप विचार करें तो ये दोनों काम जिन्हें आप अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि बतलाते हैं कि ये क्या थे, क्या ये शो थे अथवा ये ड्यूटी थे, क्या ये आपके कर्तव्य पालन के अंतर्गत आते हैं? विक्टोरिया मेमोरियल हॉल चंद पेट भरे अमीरों के 1-2 बार देख आने की चीज होगी, उससे दरिद्रों का कुछ दुख घट जाएगा या भारतीय प्रजा की कुछ दशा उन्नत हो जाएगी, ऐसा तो आप भी नहीं समझते होंगे। कि वास्तविकता सबके सामने है कि विक्टोरिया मेमोरियल हॉल जो रानी विक्टोरिया की स्मृति में जो नींव रखी गई है, जिसे बनाने की नींव रखी गई है, उसे क्या होगा, उसको देखने के लिए भी कुछ लोग जो कैसे हैं, चंद पेट भरे अमीर हैं, जिनके पेट भरे हुए हैं, वो ही उसका जाकर उसका आनंद लेंगे और उससे किसी दरिद्र का, जिसको रोटी कपड़ा और मकान की आवश्यकता है, ऐसे दरिद्र से ऐसे दरिद्र की कौन सी समस्या उससे हल हो जाएगी, या भारतीय प्रजा की कुछ दशा उन्नत हो जाएगी, या भारत जो है वो कुछ उन्नति के पथ पर अग्रसर होगा? ऐसा तो आप भी जानते हैं कि ऐसा नहीं होने वाला है। अब दरबार की बात सुनिए कि क्या था। वो कहते हैं कि ये दिल्ली दरबार के संबंध में यह भी जानने योग्य है कि दिल्ली दरबार भारत में एक राजसी दरबार होता था। यह इंग्लैंड के महाराजा या महारानी के राज तिलक की शोभा में सस्ते थे। ब्रिटिश साम्राज्य के चरम काल में सन 1877 से 1911 के बीच 3 दरबार लगे, 1877 में, 1903 में, 1911 में। 1903 जिस दिल्ली दरबार की यहाँ चर्चा हो रही है वह 1903 का दरबार है, और यह दरबार एडवर्ड सप्तम एवं महारानी अलेक्जेंड्रा को भारत के सम्राट एवं साम्राज्ञी घोषित करने हेतु लगा था। लॉर्ड कर्जन द्वारा पूरे 2 सप्ताह के कार्यक्रम आयोजित करवाए गए थे। यह शान शौकत के प्रदर्शन का एक बड़ा मौका था, लेकिन कर्जन को गहन निराशा हुई थी जब एडवर्ड सप्तम ने इस आयोजन में स्वयं ने आकर अपने भाई ड्यूक ऑफ कनाट को भेज दिया। तो ये क्या थी, ये एक तरीके से जो भारतीय जनता थी उसके पैसे का क्या किया जाता था, दुरुपयोग किया जाता था, और वो केवल अपना जो ब्रिटिश साम्राज्य था उसकी शान और शौकत दिखाने के लिए यह सब किया जाता था। इससे आगे हम बनाम लॉर्ड कर्जन को अगले वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे।